त्रिकूट जो संधि है, ट्रिपल अलायंस बन चुकी थी। दूसरा, जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता। जर्मनी और फ्रांस के मध्य पुरानी दुश्मनी थी। जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने फ्रांस के जो अल्सास और लॉरेन के प्रदेश थे उस पर अधिकार कर लिया था, तो ये शत्रुता बाद तक चलती रही। मोरक्को में भी फ्रांसीसी हितों को क्षति पहुंचाई गई थी, इसलिए फ्रांस का जनमत जर्मनी के विरुद्ध था। फ्रांस सदैव जर्मनी को नीचा दिखाने के लिए प्रयास में लगा रहता था। दूसरी ओर जर्मनी भी फ्रांस को शक्तिहीन बनाए रखना चाहता था, इसलिए जर्मनी ने फ्रांस को मित्रविहीन बनाए रखने के लिए त्रिगुट समझौते किए। बदले में फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध अपने सहयोगी राष्ट्रों का गुट बना लिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता इतनी बढ़ गई कि इससे युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया, क्योंकि यूरोप में दो गुट बन चुके थे और सभी देश एक दूसरे को आशंका की और आशंका की दृष्टि से देखते थे। सभी को अपना सुरक्षा करनी थी, इसलिए सभी ने अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग जो थे गुट बना लिए थे। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा तो सभी में आएगी सही, लेकिन अलग से अगर हम बात करें कि साम्राज्यवादी देशों का जो साम्राज्य विस्तार के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा एवं हितों की टकराव प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण माना जा सकता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कल कारखानों को चलाने के लिए कच्चा माल एवं कारखाने में बनी हुई वस्तुओं की खपत के लिए उन्हें मंडियों की बाजार की आवश्यकता पड़ी, और इसीलिए ही इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने एशिया और अफ्रीका में अपने अपने उपनिवेश बनाकर उन पर अधिकार कर लिया था, ताकि वो अपने सामान को बेच सके और कच्चा माल वहाँ से प्राप्त कर सके। जर्मनी और इटली जब बाद में उपनिवेशों की दौड़ में, क्योंकि आपको पता है 1970 में 1870 में जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था। वो छोटे छोटे जो राज्य थे उनसे उनका एक देश बनाया गया था, तो उपनिवेशवादी दौड़ में ये बहुत बाद में शामिल हुए। विस्तार के लिए इनकी बहुत कम संभावना थी, अतः इन देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीति अपनाई। यह नीति थी दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व तक जर्मनी की आर्थिक एवं औद्योगिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो चुकी थी, अतः जर्मन सम्राट धरती पर और सूर्य के नीचे जर्मनी को समुचित स्थान दिलाने के लिए व्यग्र हो रहा था। उसकी तल सेना तो मजबूत थी। अब तक वो एक मजबूत जहाजी बेड़े का निर्माण कर अपने साम्राज्य का विकास तथा इंग्लैंड के समुद्र पर स्वामित्व को चुनौती देने के प्रयास में लग गया था। 1911 में आंग्ल जर्मन नाविक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप अगादियर का संकट उत्पन्न हो गया। इसे सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु ये विफल हो गया। 1912 में जर्मनी में एक विशाल जहाज इम्परेटर बनाया गया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। फलतः जर्मनी और इंग्लैंड में वैमनस्य की जो भावना थी वो बढ़ गई, क्योंकि इससे पहले जो सबसे अच्छी नौसेना थी वो इंग्लैंड की मानी जाती थी। और जब जर्मनी ने इस तरह के जहाज बनाने शुरू कर दिए अपने नाविक
आ गई। अगर हम बात करें, इस समय ऐसी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी प्रथम विश्व युद्ध के समय जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण लगाकर विभिन्न राष्ट्रों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। स्वतंत्र राष्ट्र रूप से अपनी मनमानी कर रहे थे, इससे यूरोप राजनीतिक के दार्शनिक लेखक अपने लेखों में युद्ध की वकालत कर रहे थे। पूंजीपति वर्ग भी अपने स्वार्थ में युद्ध का समर्थक बन गया। युद्धोन्मुखी जनमत तैयार करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका समाचार पत्रों ने निभाई। प्रत्येक देश का समाचार पत्र दूसरे राष्ट्र के विरोध में झूठा और भड़काऊ लेख प्रकाशित कर रहा था। इससे विभिन्न राष्ट्रों एवं वहां की जनता में कटुता उत्पन्न हुई। समाचार पत्रों ने झूठे प्रचार से यूरोप का वातावरण विषाक्त कर युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। हम आगे बात करेंगे तत्कालीन कारण की। तत्कालीन कारण ने जो बारूद का जो ढेर लगा रखा था, उस पे चिंगारी का काम किया, और ये घटना थी प्रथम विश्व युद्ध की। ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में हत्या 28 जून 1914 को एक आतंकवादी संगठन काला हाथ से संबंध एवं सर्व प्रजाति के बोस्नियाई युवक ने राजकुमार और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे सारा यूरोप जो था वो स्तब्ध हो गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को धमकी दी कि वह 48 घंटे के अंदर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करे तथा आतंकवादियों पर दमन करे। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की लगभग सारी मांगों को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अन्य राष्ट्र भी अपने अपने गुटों के साथ समर्थन में युद्ध में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी हम किसे ठहराए, इस पर अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायी किस पर था ये निश्चित करना कठिन है। युद्ध में सम्मिलित कोई भी पक्ष युद्ध के लिए अपने अपने को उत्तरदायी नहीं मानता था। इसके विपरीत सभी का तर्क था कि उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की चेष्टा की, परंतु शत्रु राष्ट्र की नीतियों के कारण युद्ध हुआ। वर्साई संधि की एक धारा में उल्लेख किया गया था कि युद्ध के लिए उत्तरदायी जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्र थे। यह मित्र राष्ट्रों का एक पक्षीय निर्णय था। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसी सभी राष्ट्र उत्तरदायी थे, सिर्फ जर्मनी ही इसके लिए जवाबदेह नहीं था। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की जायज मांगों को ठुकराकर युद्ध को आरंभ करवा दिया। ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा
संघ उससे अलग हो गया। वहाँ पे बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन ने नेतृत्व इस युद्ध में नए मारक और विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों, युद्ध के अनेक साधनों का प्रयोग किया गया। इससे मशीन गन, तरल अग्नि का भी पहली बार व्यवहार में प्रयोग किया गया। किसी युद्ध में नहीं हुआ। इस युद्ध ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग मानवता के लिए कितना घातक हो सकता है। इस प्रकार प्रथम विश्व इतिहास में एक युगांतकारी घटना है। नेक्स्ट वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हम पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे और वर्साई की संधि और अन्य राष्ट्रों के साथ जो संधियाँ की गई उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।